सभी को प्रणाम। एमटी विधि संस्थान, एमटी विश्वविद्यालय नोएडा द्वारा आयोजित ये चतुर्थ एमटी हिंदी राष्ट्रीय आभासी न्यायालय प्रतियोगिता 2020 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति आदरणीय नीलिमा कटियार, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आदरणीय ऐश्वर्या भाटी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय आदरणीय मोनिका अरोड़ा जी, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार आदरणीय सत्येंद्र सिंह राघव जी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सदस्य दिल्ली बार काउंसिल श्री संजय राठी जी, आदरणीय डॉक्टर बंदोपाध्याय जी, डॉक्टर सैफाली मैडम, डॉक्टर आदित्य तोमर जी और इस कार्यक्रम की कन्वीनर सुश्री गार्गी भदौरिया जी, आप सब लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये बहुत सुखद अनुभव है और मैं ये कहूंगा कि ये मेरे लिए इससे पहले सचमुच मुझे इस तरह कुछ ज्ञान नहीं था, इस तरह कुछ ज्ञात नहीं था कि कोई भी विधि का जो संस्थान है वो हिंदी म्यूट प्रतियोगिता भी करता है। मुझे जिन माध्यमों से मुझसे संपर्क किया गया, मुझे आज बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो छात्र छात्राएं इसमें सम्मिलित हुए हैं, जी इस प्रतियोगिता में जो लोग भी प्रतिभागी रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आदरणीय, मैं कोई कानून का विद्यार्थी नहीं हूं, भाषा के एक छोटा सा छात्र हूं, हिंदी का और भारतीय भाषाओं का एक समर्थक हूं, सेवी हूं। उसी के रूप में मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूं क्योंकि मैं कानून से बहुत दूर हूं और भाषा के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि इसमें हिंदी मूट प्रतियोगिता हो रही है और ये सौभाग्य का विषय है कि जिस महीने में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये हिंदी माह के रूप में, हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। अभी 14 सितंबर को ही हम लोगों ने हिंदी दिवस बहुत धूमधाम से मनाया है। हमारी ओर से लगातार विभिन्न मंचों पर, विभिन्न माध्यमों से न्यायालयों में हिंदी को लागू करने की मांग की जाती रही है। हम चाहते हैं अलग अलग मंचों के माध्यम से हम लगातार इस बात का प्रयास करते रहे, सरकार से इस बात का अनुरोध करते रहे हैं कि न्यायालयों में हिंदी को स्थापित किया जाए और हिंदी आए। ये यहाँ जानकर बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि एमटी विधि संस्थान हिंदी म्यूट प्रतियोगिता के माध्यम से इस तरह के छात्रों को तैयार कर रहे हैं जो अपनी कानून की पढ़ाई, अपनी विधि की पढ़ाई हिंदी माध्यम से भी कर रहे हैं। और ये जब छात्र न्यायालयों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हिंदी का परचम ये जरूर फहराएंगे। समय समय पर संचार माध्यमों से, अखबारों के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा कुछ इस तरह की सुखद खबरें मिलती रहती हैं कि किसी न्यायालय के अंदर हिंदी में सुनवाई हुई, किसी न्यायालय के अंदर हिंदी के अंदर कोई आदेश पारित हुए। इस तरह की चीजें बीच बीच में सुनती रहती हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी प्रेमी, भारतीय भाषा प्रेमियों को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, उनका उत्साहवर्धन होता रहता है। हमारा जो कानून है वो ब्रिटिश काल से चलता आ रहा है। हम सामान्यतः देखते हैं जब हम कभी पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी कहीं जाते तो वहां की जो भाषा होती है वो इस तरह की होती है जो बिल्कुल ब्रिटिश काल से चलती आ रही है। और कहीं ना कहीं जो कानून पुराने चलते आ रहे हैं उनकी जो भाषा है वो आम जन की पहुंच से बाहर होती है और विशेष तरह की भाषा होती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत सरकार हिंदी को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, उस समय में धीरे धीरे ही सही कहीं ना कहीं कानून में भी हिंदी अपना विशेष स्थान बनाती चली जाएगी। मैं क्योंकि भाषा की बात कर रहा हूँ, हिंदी की बात कर रहा हूँ, उसी का छात्र हूँ, उसी का समर्थक हूँ, उसी का प्रचारक हूँ, तो उस विषय में जरूर कुछ कहना चाहूंगा। मुझे भी संस्थान की तरफ से भी ये आदेश हुआ था कि क्योंकि हिंदी मूट प्रतियोगिता है तो मैंने कहा कि मैं कानून का छात्र नहीं हूँ और इसलिए कानून के विषय में कुछ बात नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे बताया गया था कि मुझे हिंदी विषय और भारतीय भाषाओं के विषय में ही बातचीत करनी है। मैं सबसे पहले बहुत कम समय में, क्योंकि बहुत विद्वान वक्ता, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं और एक छोटे से हिंदी सेवक को यहाँ पर इस बड़े कार्यक्रम में आने का अवसर दिया गया, तो आप सब लोगों का आभार तो प्रकट करता ही हूँ।
बहुत सारे विद्वान वक्ताओं को सुनने का अवसर मिलेगा और मेरा ज्ञान भी वर्धन होगा इसमें। तो भाषा सामान्य जब रूप में जब भाषा की बात की जाती है तो ये माना जाता है कि भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है। हमारी बातचीत, हमारे विचारों का आदान प्रदान के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। यहीं आके हम बात को समाप्त कर देते हैं। भाषा इससे आगे की चीज होती है। किसी भी देश की संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, हमारी जो रीतियां हैं, हमारी परंपराएं हैं, भाषा उन सबको साथ लेके चलती है। जब हमारी कोई भाषा समाप्त होती है, भाषा कमजोर होती है, भाषा की कमी होती है, तो निश्चित रूप से समय समय पर वो हमारी संस्कृति को भी विलुप्त करती चली जाती है। और जब हम किसी आयातित भाषा को, विदेशी भाषाओं को जब अपना लेते हैं तो हम केवल भाषा को नहीं अपनाते, उनके रीति रिवाज को, उनकी संस्कृति को, उनके आचार विचार को, उनके व्यवहार को भी अपने जीवन में अपनाते चले जाते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी भाषा पे गर्व करना, अपनी अस्मिता से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की बात होती है, हमारी बात होती है, तो हम मानते हैं कि हमारी भाषाएं हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति से जुड़ी है, उनका संरक्षण होना चाहिए। किसी राष्ट्र के लिए भाषा की बहुत आवश्यकता होती है, उसकी भाषाओं को बचाया जाना चाहिए। संसार के अंदर करीब 6000 भाषाएं हैं और ये माना जा रहा है कि 21वीं सदी के अंत तक ये मात्र 200 भाषाएं रह जाएंगी। भारत के अंदर भी 1911 की जो जनगणना हुई उसमें 1652 भाषाएं थी। आधी भाषाएं लगभग विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गई। ये तो आम भारतीय भाषाओं की बात हो रही है, लेकिन अगर हम हिंदी की बात करेंगे, वो हिंदी जो जब हम स्वतंत्र हुए, उस हिंदी जिसके द्वारा पूरा स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया, पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जिस भाषा ने पूरे देश को एकजुट कर दिया, वो भाषा जिसने सभी हिंदी और गैर हिंदी भाषी लोग मिलकर जिस भाषा के माध्यम से लड़े, वो भाषा जब हमें मिली तो वो भाषा कहीं ना कहीं हमसे वो स्थान प्राप्त नहीं कर पाई, एक राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाई जिसकी वो हक रखती थी। कारण कुछ भी रहे हों, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता, उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि जो भाषा हिंदी को जो राजभाषा बना दिया गया है, सरकारी कामकाज की भाषा बनाया गया, उसका हम सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। अगर हम और गहराई में जाते हैं और थोड़ा सा विस्तार के रूप में करते हैं, तो ऐसे देश जो उस समय हमारे साथ आजाद हुए, वो चाहे जापान था, इजराइल था, और कोई जो भी देश हमारे चीन आजाद, ये जो भी देश आजाद हुए, सबने अपनी अपनी भाषा को आजादी के साथ सभी लोगों ने अपनी भाषा को अपना लिया। और समानता इस तरह का एक विचार बन गया कि अंग्रेजी के बिना शायद उन्नति की नहीं जा सकती। इस तरह के एक मिथ्या भ्रम हम लोगों ने पाल लिया। अगर ऐसा होता तो जो भी विकसित देश हैं, चाहे वो चीन है, जापान है, कोरिया है, फ्रांस है, ये सभी देश इतने विकसित ना होते। और सबसे बड़ा और बहुत बढ़िया उदाहरण वो इजराइल का है। जब यहूदियों ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। एक ऐसा देश जो बिल्कुल छिन्न-भिन्न था, आजादी के बाद वो उस देश ने उस भाषा को अपनाया जो समाप्ति के कगार पे थी। हिब्रू भाषा को बोलने वाले बहुत लोग कम बचे थे, उन्होंने उस भाषा को अपनाया। उसके माध्यम से उन्होंने जो ज्ञान पूरे विश्व में कहीं फैला हुआ था, उसको हिब्रू भाषा में उसका अनुवाद किया। और आज इजराइल की जो तकनीक है, शोध है, उनकी तकनीक है, उसको पूरा विश्व अपना रहा है। हिब्रू के अंदर जो भी तकनीक आ रही है, जो भी आविष्कार हो रहे हैं, उनको दूसरे देश उसको अपना रहे हैं, उनकी भाषाओं में उनका अनुवाद हो रहा है। तो ऐसे देश, एक छोटा सा देश, हमारे बिल्कुल पड़ोस का देश नेपाल, उसकी भी अपनी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हम अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। अगर किसी भाषा को, भारत में जो भाषा की स्थिति है, उस स्थिति पे चिंतन किया जाना चाहिए। अभी देश की नई शिक्षा नीति आई है, वर्तमान सरकार बहुत गंभीर है इस बात को लेकर कि और उन्होंने कहा कि ये नई शिक्षा नीति के अंदर जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं के माध्यम से की जाएगी। ये स्वागत योग्य कदम है। चाहे प्रारंभिक स्तर पे सही, माध्यमिक स्तर पे ही सही, धीरे धीरे इस स्तर को बढ़ाया जाना चाहिए। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी भाषा में उसका चिंतन नहीं होगा, मौलिक चिंतन नहीं होगा। हिब्रू जिस भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, इजराइल की बात कर रहा हूँ, वहां पे 12 से ज्यादा बाहर लोगों को वहां पे नोबेल पुरस्कार मिले हैं।
जब मौलिक चिंतन होता है अपनी भाषा में होता है, अपनी मातृभाषा में होता है। विदेशी भाषाओं के अंदर तो हम कुछ नकल ही कर सकते हैं और अपनी भाषाओं के अंदर ही मौलिक चिंतन होता है। तो कम से कम इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें हिंदी को रोजगार की भाषा बनाना पड़ेगा, उच्च शिक्षा की भाषा बनाना पड़ेगा, कानून की भाषा बनाना पड़ेगा, तकनीक की भाषा बनाना पड़ेगा, अनुसंधान की भाषा बनाना पड़ेगा। हिंदी सचमुच विश्व स्तर पर बहुत प्रगति कर रही है। मंदारिन जो चीन की भाषा है, कहते सबसे बड़ी संख्या में बोलने वाली भाषा है, हिंदी दूसरे स्थान पर आती है, लेकिन मंदारिन जो चीन के लोग हैं वो भी हिंदी की शक्ति को पहचान रहे हैं, हिंदी को पढ़ रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर कम से कम 160 से 170 विश्वविद्यालयों के अंदर हिंदी की पढ़ाई हो रही है। विश्व स्तर पर हिंदी अपना परचम फहरा रही है। वो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनने के बहुत निकट जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने देश में इस भाषा को उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा है। मुझे याद आ रहा है पिछले 14 सितंबर 2019 को विज्ञान भवन के अंदर माननीय गृह मंत्री ने एक उद्बोधन दिया था। उन्होंने कहा एक राष्ट्र एक भाषा। किसी राष्ट्र के लिए उसकी भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती चाहिए। जिस तरह से हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रगान है, एक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसी तरह हमारी एक राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा के बिना कोई राष्ट्र बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर पाता, उसकी पहचान भी वही होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है कि एक ये चौथी प्रतियोगिता हो रही है, चतुर्थ प्रतियोगिता हो रही है। इसका कहीं ना कहीं फैलाव होगा। इसका ये मात्र एक आयोजन या समापन समारोह एक समारोह तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसको जुड़ने वाले जो छात्र हैं, जो सदस्य हैं, जो यहाँ कर टीम जो सदस्य जिसका आयोजन कर रहे हैं, और लॉ संस्थान के जितने भी विधि संस्थान के जो भी शिक्षक हैं, वो इस काम को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि जब किसी भाषा को जब अपनाया जाएगा, किसी भाषा को जब अपने प्रयोग में लाया जाएगा, तो भाषा बढ़ती है। अनुवाद के माध्यम से कहा जाता है कि वो तकनीक के अंदर, विज्ञान के अंदर, कानून के अंदर हिंदी में बहुत ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, बहुत सारा उच्च शिक्षा के अंदर वो ज्ञान उपलब्ध नहीं है। वो ज्ञान तो हम लोगों को उपलब्ध करवाना है। पूरे विश्व के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। हम उस भाषाओं का अनुवाद करके अपने उच्च शिक्षा में उसको लेके आए, जैसा हिब्रू के माध्यम से किया गया। इसी तरह संस्कृत के बारे में कहा जाता था, संस्कृत बिल्कुल विलुप्त प्राय भाषा के तौर पे आ गई है। वो संस्कृत जो हमारे वेद पुराण जिसमें लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, उनको जर्मन के लोग ले जाते हैं, वहां उसको पढ़ते हैं, उसका शिक्षण करते हैं। जब उसको आविष्कार के रूप में लेके आते हैं तो फिर हम उसको अपना लेते हैं। ये सब चीजें जो हो रही है विदेशों में, जो हमारी संस्कृति को, हमारे भाषाओं के ऊपर जो शोध हो रहे हैं, वो शोध हमारे स्तर पे होने चाहिए और वो कानून की भाषा बने। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हिंदी कानून की भाषा होगी। उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हिंदी के अंदर सारे निर्णय आएंगे। वो व्यक्ति जिसके ऊपर केस चल रहा है, जो केस जिसकी सुनवाई हो रही है, उसको भी समझ में आए, जिसकी सुनवाई की जा रही है उसको भी समझ में आए, जो वहां पर आदेश पारित हो वो पढ़ने वाले की स्थिति में आए, सुनने वाले की स्थिति में आए। वो देश जिसकी करीब 92% जो जनसंख्या है वो गैर अंग्रेजी जानने वाली है, उनको जो निर्णय है उनकी भाषाओं में आएंगे। मैं उस दिन की कल्पना कर रहा हूँ। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। पुनः हमारी मंत्री महोदया, उनको अभिवादन करता हूं और वरिष्ठ जितने लोग जुड़े हैं उनको सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस हिंदी के एक छोटे से प्रचारक को या सेवी को आपने इतना अवसर दिया, इस बात को किया। और मैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय हिंदी के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। एक राष्ट्रवादी सरकार केंद्र में अपना परचम लहरा रही है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बाकी मंत्री विदेशों में जाके हिंदी को बोल रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हिंदी का एक वातावरण तैयार होगा और आप जैसे संस्थान इस काम में जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से आपका अनुसरण करते हुए और भी संस्थान इन सब चीजों से जुड़ेंगे और एक ना एक दिन हिंदी हमारी कानून की भाषा बनेगी। इस उम्मीद के साथ आप सब लोगों का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।